हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टीवी स्कूल चैनल। तो अज असी कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 4 कैमिकल काइनेटिक्स। तो साडा अज दा टॉपिक है टैंपरेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड नैक्सट इज कोल्यूजन थ्योरी। ये तीन टॉपिक अज असी एपीसोड दे विच डिस्कस करांगे वन बाय वन। सब तो पहला गल करते हैं टैंपरेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चे, मैं तुहानू पिछले एपीसोड दे विच करवाया सी कि किहड़े-किहड़े फैक्टर ने जिहड़े रेट ऑफ रिएक्शन नू इफेक्ट करदे ने। तो उस दे विच मैं करवाया सी तुहानू टैंपरेचर कि जदों असीं किसी भी सोल्यूशन दा टैंपरेचर नू इंक्रीज़ कर रहे हैं, टैंपरेचर इंक्रीज़ करने दे नाल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुंदी है एंड दैट्स वाई मॉलिक्यूल्स दी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। उहदे करके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाता है। तो अज असीं एग्जाम्पल करते हैं। देखो टमाटो घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अगर ਅਸੀਂ ਟਮਾਟੋ ਨੂੰ ਗਰਮ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਟਮਾਟੋ ਕੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟੋ ਨੂੰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੰਡੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਮ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। क्यों हो जाता? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता। टमाटो का इन्वायरमेंट दे विच स्पॉइल होने का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली इन कोल्ड इन्वायरमेंट रैफ्रिजरेटर सबनों पता कोल्ड होंदा, टैंपरेचर घट होंदा एंड दैट्स वाई द रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर द स्पॉइलिंग ऑफ अ टमाटर इज़ लैस। मीनस उत्थे की होएगा? घट होएगा। तो टैंपरेचर का की इफैक्ट होएगा कि जिमें जिमें असीं टैंपरेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, टैंपरेचर इंक्रीज़ करने दे नाल रेट ऑफ रिएक्शन इज़ आल्सो इंक्रीज़। असीं एग्जाम्पल करते हैं N2O5। जदों असीं इसकी डिकंपोजिशन करते हैं तो इस दे नाल दो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हो रही है। जदों असीं ये रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों, जदों मैं ये रिएक्शन 50 डिग्री सैल्सियस के उपर करवा रही हूँ तो इस दे लई लग रहे हैं 12 मिनट। 12 मिनट के विच ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं इसका टैंपरेचर डिक्रीज़ कर रही हूँ मीनस एट 25 डिग्री सैल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शंस कितना टाइम लगेगा इस रिएक्शन को पूरा होने के लिए? दैट इज़ 5 आवर। 5 घंटे इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए लगणगे। सिमिलरली अगर मैं टैंपरेचर को होर घट कर दिनी हाँ मीनस अगर टैंपरेचर 10 डिग्री सैल्सियस दैन द टाइम इज़ 10 डेज। देखो बच्चों, जदों मैं रिएक्शन को 50 डिग्री सैल्सियस टैंपरेचर के उपर करवा रही हूँ, रिएक्शन सिर्फ 12 मिनट लै रही है पूरे होने के लिए। जदों मैं टैंपरेचर को डिक्रीज़ करता, टैंपरेचर 25 डिग्री सैल्सियस हो गया तो 5 घंटिया के विच यही रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अगर मैं टैंपरेचर को होर ज़्यादा घट कर रही हाँ 10 डिग्री सैल्सियस तो यही रिएक्शन होने के लिए 10 दिन लै रही है। तो इतों की पता लगता कि जिमें जिमें असीं टैंपरेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा, तो टैंपरेचर डिक्रीज़ करने नाल रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो रहा। मीनस रिएक्शन स्लो हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के नाल रिएक्शन स्लो होती जा रही है। तो देखो बच्चों, इतों सानू ये पता लगता है कि जदों असीं एवरी 10 डिग्री राइज, जदों असीं 10 डिग्री के नेड़े टैंपरेचर इंक्रीज़ करते हैं, एवरी 10 डिग्री राइज इन टैंपरेचर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। राइज इन टैंपरेचर रेट ऑफ रिएक्शंस डबल। एक किवें पता लग्या कि 10 डिग्री राइज करने नाल टैंपरेचर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता। ये सानू पता लगता टैंपरेचर कोफिशिएंट दे उपर। जदों असीं टैंपरेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, टैंपरेचर कोफिशिएंट बच्चे हुंदा की है टैंपरेचर कोफिशिएंट? असीं एक रिएक्शन नू मान लो एक पर्टिकुलर T टैंपरेचर के उपर मेजर कर रहे हैं। टैंपरेचर है साडा T, मान लो 10 डिग्री 20 डिग्री 25 एज यूर विश किसी भी टैंपरेचर के उपर आप इसनू गर्म कर रहे हो। मान लो 15 डिग्री, फिर मैं इसनू टैंपरेचर 10 डिग्री राइज कर रही हूँ मीनस टैंपरेचर है 25 डिग्री। जदों मैं टैंपरेचर 25 डिग्री ते इंक्रीज़ करता तो उस टाइम के उपर जदों मैं इन्हों डिवाइड किया टैंपरेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी 2 to 3। मीनस जो वैल्यू है वो लगभग 2 to 3 के इन बिटवीन आ रही है। तो जो असी डिवाइड कर रहे हैं T एट अ स्पेसिफिक टैंपरेचर एंड देन आफ्टर इंक्रीजिंग द टैंपरेचर 10 डिग्री, तो जो ये फॉर्मूला इतने से बोले टैंपरेचर कोफिशिएंट,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਔਰ 3। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਡਬਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 12 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1884 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਟ ਹੌਫ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਲਟ ਹੌਫ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1889 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਰਹੀਨੀਅਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ K is equal to A exponential of minus EA upon RT। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ K is ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K ਇਨਟੂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਇਹ K ਉਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ A, ਬੱਚੋ A ਹੈ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ A ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ A ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ EA। EA ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ R ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। R ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। T ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬੇਸ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ K ਇਕੁਅਲ ਟੂ A e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ EA ਅਪੋਨ RT, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਆਫ ਮਾਈਨਸ EA ਅਪੋਨ RT, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ K ਹੈ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਫੈਕਟਰ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ, R ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਂਡ T ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ K ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, A ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, R ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ E ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਖੜੇ ਹੋ ਪਹਾੜ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਉੱਥੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ,
दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी है कि एक ट्रांजिशन स्टेट, एक ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, that is activation energy। ਉਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਲੀਜਨ ਥਿਊਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੋਲੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ એનર્ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਕੇਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੀਜਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਲੀਜਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ। ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, 2HI that is your product। अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੱਡੀ, H2 ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ H plus I। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੌਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ, ਆਇਓਡੀਨ ਆਇਓਡੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੌਂਡ ਨਿਊ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਇਓਡੀਨ ਆਇਓਡੀਨ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਓਡਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਬੱਚਿਓ HI plus HI that is 2HI। ਜੋ ਸਾਡਾ 2HI ਬਣਿਆ ਹੈ HI plus HI, ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। देखो, जो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बन गया है, ये है साडा रिएक्टेंट H2 plus I2। रिएक्शन कोऑर्डिनेट along x-axis। इधर है साडी पोटेंशियल एनर्जी। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। EA। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 2HI। ਤੇ ਜੋ
इस रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट दा आपस दे विच एनर्जी दा जो डिफरेंस है दैट इज दिस। देखो बच्चों प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दा आपस दे विच उसनूं लिख रहे हैं डेल्टा एच। इसका की मतलब है ये भी मैं दसदी हाँ। सब तो पहला देखो H2I2 आयोडीन दोनों आपस दे विच रिएक्ट करदे, इन्हों एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पेगी। कितनी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पेगी दैट इज EA जो असीं इत्थे तो इत्थे तक मैजर की है। तो इत्थे जो कंपाउंड बनया वो तुहाडा कंपाउंड है इंटरमीडिएट, क्योंकि इस स्टेज ते जाके तुहाडा वो कंपाउंड फॉर्मेशन हो चुकी है। तो इसे इसमें एक्टिवेटेड कंपलैक्स भी लिख देने, एक्टिवेटेड कंपलैक्स। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ C ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ C ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ H2+I2 ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। अगर असी इसी केस दे विच एक्टिवेशन एनर्जी इनक्रीज़ कर देने तो अगर असी टैंपरेचर इनक्रीज़ कर देने तो की इफेक्ट पेगा। जो मैं इसी रिएक्शन का टैंपरेचर इनक्रीज़ करूँगी तो बच्चों देखो जो ग्राफ है वो इस तरीके का आ रहा। तो इतों सानू की पता लगता, देखो एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस पै गया। जो मैं टैंपरेचर इनक्रीज़ किया तो मेरी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये नहीं आई, मीनस डिक्रीज़ हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। मीनस मैनू घट जोर लगाना पिया उस रिएक्शन को करवाने के लिए, उस रिएक्शन को पूरा होने के लिए। हुण जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो घट गई है जिहदे करके मैं प्रोडक्ट ईजली फॉर्म कर सकती हाँ। तो विद द इंक्रीज इन टैंपरेचर इंक्रीज करने दे नाल एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, जल्दी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यही इफेक्ट होंदा टैंपरेचर का तो एक्टिवेशन एनर्जी का कि टैंपरेचर इंक्रीज़ करने दे नाल जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता, जल्दी रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हुण असीं मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलीक्यूल्स दे विच गल करदे हां कि विद द इंक्रीज़ इन टैंपरेचर जिहड़े नंबर ऑफ मॉलीक्यूल्स ने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलीक्यूल्स ने वो किवें इंक्रीज़ हुंदे हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलीक्यूल एंड काइनेटिक एनर्जी का असीं ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी मीनस किन्नी मतलब पार्टिकल की स्पीड है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलीक्यूल्स के किन्ने मॉलीक्यूल्स प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो रहे हैं। सब तो पहला देखो जो असीं रिएक्शन किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट करने दे विच कोई मॉलीक्यूल्स प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट नहीं होता। जिवें जिवें उन्हां दी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुंदी है विद द इंक्रीज़ इन टैंपरेचर इंक्रीज़ करने दे नाल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होंदी है। तो उसदे विच ये है तुहाडा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इस स्टेज पे जाके जो ज़्यादातर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो रहे हैं जिन्हां दी काइनेटिक एनर्जी सब तो ज़्यादा है। ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इसनूं बोलांगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मीनस ज़्यादातर मॉलीक्यूल्स दे कोल एक काइनेटिक एनर्जी है। इस तो बाद जो असी होर नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी नूं इंक्रीज़ कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने नाल जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलीक्यूल्स है, मॉलीक्यूल्स की गिनती है वो घटती जा रही है। मीनस इस स्टेज से अगर असी आके देखिए तो इस स्टेज के ऊपर सिर्फ थोड़े जे मॉलीक्यूल्स ने जो प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो रहे हैं जिन्हां दे कोल इन्नी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कि प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो रही है। मीनस बहुत ही घट अमाउंट दे विच यह जे मॉलीक्यूल्स है जिन्हां दे कोल इन्नी काइनेटिक एनर्जी हैगी है कि प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो सकन। हुण अगर असीं इसी रिएक्शन दे विच टैंपरेचर नूं इंक्रीज़ कर दिए 10 डिग्री, टैंपरेचर इंक्रीज़ करन दे नाल तुहाडा ग्राफ बनेगा इस तरीके का जिस दे अंदर तुहाडी जो काइनेटिक एनर्जी है मोस्ट प्रोबेबल वो डिक्रीज़ होगी कि हुण की है इस घट जो तुहाडी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी सी वो घट गई। मतलब हुण घट नंबर ऑफ मॉलीक्यूल्स दे कोल इन्नी की काइनेटिक एनर्जी उन्हां नूं चाहिदी है तो प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट होणगे। लेकिन
जो जिमें जिमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होई जा रही है, इसके विच मॉलिक्यूल्स की गिनती घट रही सी, लेकिन इसे एक टैंपरेचर के उपर जो काइनेटिक एनर्जी सी इन्ने मॉलिक्यूल्स की, मान लो 20 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 20 मॉलिक्यूल्स ने जो प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इत्थे सी तुहाडा कि 60 मॉलिक्यूल्स सीगे कि जो तुहाडे प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो सकते सी, लेकिन इस केस दे विच इत्थे तुहाडे रह गए 50, लेकिन इस दे विच जो एवरेज है तुहाडी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स आ वो एकदम डिक्रीज नहीं होए, टैंपरेचर इंक्रीज होने दे नाल ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दे कोल काइनेटिक एनर्जी आ गई कि वो एनर्जी बैरीयर नूं क्रॉस करन ते प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो जाण। हुण इसे जिथे इसी टैंपरेचर के उपर जो इत्थे 20 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो रहे सी, जदों सी टैंपरेचर राइज कीता ते यही मॉलिक्यूल्स 40 हो गए। हुण इत्थे 40 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इत्थों सानू की पता लगता है कि विद द इंक्रीज इन टैंपरेचर कि जदों मैं टैंपरेचर नूं 10 डिग्री राइज किया है, 10 डिग्री राइज किया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। इट मीनस ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो रहे हैं। मीन जिथे 20 हो रहे सी हुण उत्थे 40 मॉलिक्यूल्स ने जो प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो रहे हैं। इहदे नाल की पता लगता बच्चों कि जो साडा रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, टैंपरेचर इंक्रीज करने दे नाल उस दे विच काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंदी है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने दे नाल स्पीड इंक्रीज होंदी है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होंदा। इसी साडा टैंपरेचर डिपेंडेंस। हुण इस तो बाद असी रिलेशन कढना है रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी टैंपरेचर दा आपस दे विच। उसी वापस चलदे हां आर्हीनियस इक्वेशन दे विच। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन K is equal to A e the power minus EA upon RT, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EA upon RT। तो हुण देखो मैं इन्हां दा रिलेशन कैलकुलेट करने दे लई हुण मैं इसनूं करूँगी इन इत्थे लॉग लाऊंगी बच्चों दोनों साइड, लॉगरिथम टू बोथ साइड, दोनों साइड असीं लॉग ले लवांगे। लॉग लैण दे उत्ते जिवें तुहानूं पहिलां भी दस्सिया सी कि इस साइड जदों मैं लॉग लै रही हाँ तो ये आ जाएगा लॉग K, तो इत्थे है तुहाडे दो नंबर A एंड E दी पावर माइनस EA upon RT। तो जदों बच्चों मैं तुहानूं लॉग दे विच प्रॉपर्टीज़ कराइयां सी कि लॉग MN नूं तुसीं किवें कैलकुलेट करना है, लॉग M माइनस लॉग N, सॉरी प्लस आएगा लॉग MN। जदों प्रोडक्ट रूल लॉग दा तुसीं लगाओगे तो लॉग M प्लस N। तो इत्थे असीं लै रहे हैं नैचुरल लॉग, नैचुरल लॉग जदों असीं लै रहे हैं तो सेम तरीके दे नाल असीं यही अप्लाई करांगे। तो इत्थे आ जाएगा नैचुरल लॉग ऑफ A प्लस, देखो बच्चे जदों मैं E दी पावर माइनस EA अपॉन RT दा नैचुरल लॉग लै रही हाँ तो जो नैचुरल लॉग एंड E वो आपस दे विच कैंसल आउट हो जाते हैं, मीनस 1 आ जाते हैं, तो ये तुहाडा पावर है वो अगे आ जाएगा। मीनस इत्थे तुसीं जो रूल लगा रहे हो वो लगा रहे हो लॉग ऑफ A दी पावर N तुहाडा अगे आ जाएगा जिवें मैं तुहानूं उस रूल के अकॉर्डिंग लॉग दे विच दस्सिया सी। तो इत्थे जो तुहाडा एक्सपोनेंशियल है वो आ जाएगा, तो इत्थे सिर्फ तुहाडा N रह जाएगा। N तुहाडा की है इत्थे EA अपॉन RT, तो तुसीं इत्थे लिखोगे माइनस EA अपॉन RT। इसनूं थोड़ा जिहा रीअरेंज करांगे, तो इत्थे असीं माइनस EA अपॉन RT नूं पहलां लिख लवांगे प्लस नैचुरल लॉग ऑफ A। हुण असीं की करांगे बच्चों कि इस दे अंदर असीं डिफरेंट टैंपरेचर दे उपर यही रिएक्शन लै रहे हैं। सब तो पहला असीं लवांगे टैंपरेचर T1 ते रेट कांस्टेंट साडा होएगा K1। तो इसनूं तुसीं इक्वेशन इत्थे इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, दैट इज़ योर इक्वेशन 2। तो हुण असीं कंडीशन अप्लाई करनी है कि जदों टैंपरेचर साडा T1 है तो साडा रेट कांस्टेंट K1 होएगा। सिमिलरली एक होर कंडीशन अप्लाई करनी है सेकंड कि जदों टैंपरेचर तुहाडा T2 होएगा रेट कांस्टेंट तुहाडा K2 होएगा। तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग करके असीं इक्वेशन नंबर 2 दे विच पुट करांगे। सिमिलरली असीं इत्थे पुट करांगे K नेचुरल लॉग ऑफ K2 सेकंड कंडीशन असीं पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT1 T2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A। इसनूं असीं बोलांगे इक्वेशन नंबर 4। हुण असीं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 नूं सबट्रैक्ट करांगे। सबट्रैक्ट
इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 4 मीनस इक्वेशन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ इक्वेशन नंबर 3 सबट्रैक्ट करांगे। इक्वेशन नंबर 4 है साडी, देखो बच्चों लेफ्ट दे विचों लेफ्ट माइनस करनी है, राइट दे विचों राइट पार्ट माइनस करना है। नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू साडा है ये फोर्थ इक्वेशन ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ माइनस EA upon RT2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A, उस तो बाद ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ माइनस सेकंड साडी है माइनस EA upon RT1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A। तो ये साडी है बच्चों जदों सी इक्वेशन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इक्वेशन नंबर 3 माइनस किया है तो K2 माइनस K1 साडा आ गया नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस K1। सिमिलरली इस इक्वेशन दे ਵਿੱਚੋਂ माइनस की है पहला T2 वाली माइनस दिस। हुण ਅਸੀਂ इस ब्रैकेट ਨੂੰ ओपन करांगे, जदों ਅਸੀਂ ब्रैकेट ਨੂੰ ओपन करांगे EA upon RT2 plus natural log of A minus and minus plus EA upon RT1 minus natural log of A। तो देखो बच्चों इत्थे देखो जदों ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ब्रैकेट ਨੂੰ ओपन ਕੀਤਾ है, ब्रैकेट ਨੂੰ ओपन ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ log of A minus natural log of A ਇੱਥੇ प्लस माइनस है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ कैंसल करांगे तो साडा सिर्फ ए बचेगा जिसनों असीं अगे सॉल्व करते हैं। इस साइड देखो साडा है माइनस EA अपॉन RT2 प्लस EA अपॉन RT1 तो इस साइड साडा आएगा बच्चों नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1। देखो मैं तुहानूं लॉग दे विच लॉग दी प्रॉपर्टीज़ करवाइयां सी जिथे असीं लॉग m माइनस n, लॉग m माइनस n की हुंदा लॉग m अपॉन n। सिमिलरली असीं इत्थे लगावांगे नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस K1 m अपॉन n। सिमिलरली इस साइड इहदे विच जो चीज़ कॉमन है जो चेंज नहीं हो सकती उसनूं असीं बाहर कढ लवांगे। जिवें देखो E इस दे अंदर है तो इस दे अंदर भी असीं इसनूं बाहर कढांगे। सिमिलरली R तो इत्थे चेंज की हो रहा दोनों दे विच टैंपरेचर, टैंपरेचर साडा इत्थे माइनस है तो इत्थे प्लस है कन्वीनियंट दे लई ताकि साडी जो कैलकुलेशन है वो कंपलैक्स ना होवे असीं प्लस वाली टर्म नूं पहला लिखांगे मीनस 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये है साडा जो कैलकुलेशन नूं सॉल्व करके असीं कढिया है। हुण असीं नैचुरल लॉग नूं कॉमन लॉग बनाना है। जे मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि जदों असीं नैचुरल लॉग तो कॉमन लॉग बनाना है तो उसनूं 2.303 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे। तो हुण असीं मल्टीप्लाई करांगे 2.303 कॉमन लॉग ऑफ K2 माइनस K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R। इसनूं भी असीं थोड़ा जिहा रीअरेंज करांगे बच्चों, T1 T2 एलसीएम लवांगे तो T2 इस साइड चला जाएगा T2 माइनस T1 तो जो 2.303 है असीं इसनूं लेफ्ट साइड ले जावांगे लॉग K2 माइनस K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये है साडी फुल इक्वेशनस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशनस के अकॉर्डिंग साडी इक्वेशन है देखो log K2 अपॉन K1 जो सी 2.303 है इसी लेफ्ट साइड ले आए हैं क्योंकि ये ऊपर है तो इस साइड नीचे आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R एंड T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये है साडी आर्हीनियस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो असीं की कीता है जो आर्हीनियस इक्वेशन है उसका लॉगरिथमिक लिया है, दोनों साइड लैके प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है तो असीं अलग अलग दो कंडीशनस लैतियां ने कि एक टैंपरेचर के उपर साडी कंडीशनस ये होएगी, सैकेंड टैंपरेचर के उपर ये होएगी। तो असीं दोनों का आपस के विच रिलेशन कढ़ना है तो रिलेशन कढ़न के लिए असीं इन्हां दोनों नूं आपस के विच सबट्रैक्ट किया है, लैफ्ट साइड नूं लैफ्ट के विच सबट्रैक्ट किया तो इसनूं सॉल्व करन तो बाद देखो इत्थे सॉल्व हो गए कैंसल हो गया नेचुरल लॉग ऑफ ए। सॉल्व करने तो बाद जो साडी इक्वेशन आई है दैट इज log of K2 upon K1 EA upon 2.303 इंटू टेम्परेचर T2 माइनस T1 upon T1 इंटू
T2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ दैट इज रिलेटेड टू द ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪਿੱਛੇ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। इक्वेशन नंबर 2 सी साडी log नेचुरल log of k is equal to minus EA upon R ये सी साडी इक्वेशन नंबर 2 जिस दे विच असी आर्हीनियस इक्वेशंस नू लॉगरिथमिक अप्लाई कीता सी बोथ साइड दे उपर। हुण असी अगर असी ग्राफ ड्रॉ करके देखिए कि किवें टैंपरेचर ते रेट कांस्टेंट आपस दे विच वेरी करदा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ y mx c ਤਾਂ ਦੇਖੋ y ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ln a ਨੈਚੁਰਲ log of k ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ ਨੈਚੁਰਲ log of k m ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਲੋਪ that is -ea upon r ਤੇ x ਹੈ ਸਾਡਾ 1 upon t means x axis ਦੇ along ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ 1 upon t। तो जो असी इसकी ग्राफ ड्रॉ कर रहे सी है साडा इंटरसैप्ट तो इत्थे साडा इंटरसैप्ट है नैचुरल लॉग ऑफ ए। तो जो असी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ साडा इस तरीके का आंदा है जिस दे अंदर देखो बच्चों जो ए है तुहाडा इंटरसैप्ट तो इंटरसैप्ट है साडा नैचुरल लॉग ऑफ ए तो जो तुहाडा स्लोप आ रहा है वो है -EA upon R। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ y mx c ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ log of a ਸਲੋਪ ਹੈ ਸਾਡਾ -EA upon r ਤੇ ਸਾਡਾ ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रही है मीनस जिमें जिमें टाइम इंक्रीज हो रहा तो साडा ln k नैचुरल log of k डिक्रीज हो रहा मीनस 1/t तो असी टाइम लेना 1/t दे अंदर। तो हुण असी करते हाँ आर्हीनियस इक्वेशन ते बेस न्यूमेरिकल बच्चों देखो नॉर्मली तुहानू आंदा है एक्टिवेशन एनर्जी दी फॉर्म दे विच कि तुसी उस दे अंदर एक्टिवेशन एनर्जी नू कैलकुलेट करना है कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है। न्यूमेरिकल है तुहाडा न्यूमेरिकल ते आइए न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट कह रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा कदों व्हेन इट चेंज फ्रॉम व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 27 डिग्री टू 37 डिग्री कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कि जदों टेम्परेचर 27 डिग्री टू 37 डिग्री चेंज हो रहा तो उदों तुहाडा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा तो तुसी इस दे विच एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तुहानू आर गैस कांस्टेंट दी वैल्यू गिवन है। देखो सब तो पहला इस दे विच टेम्परेचर सब तो पहला टेम्परेचर किन्ने तो चेंज हो रहा 27 इट मीनस तुहानू फर्स्ट टेम्परेचर दिता है T1 दैट इज 27 डिग्री सैल्सियस क्योंकि असीं टेम्परेचर नू हमेशा कैलविन दे विच यूज़ करदे आ तो सैल्सियस नू जदों कैलविन दे विच कन्वर्ट करांगे असीं 273 ऐड करांगे क्योंकि 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 कैलविन असीं इस नू कन्वर्ट करांगे 273 प्लस 27 डिग्री दैट इज 300 कैलविन। जदों तुहाडा टेम्परेचर 27 डिग्री सैल्सियस है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है तुहानू नहीं दस्सिया सिर्फ ये दस्सिया कि जदों टेम्परेचर चेंज हो रहा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा तो इट मीन जदों टेम्परेचर स्टार्ट होया मान लो जिहड़ा तुहाडा रेट कांस्टेंट है दैट इज K1
हुण असीं सैकेंड केस च आइए, टैंपरेचर चेंज होके कितना हो गया तुहाडा T2 दैट इज़ 37 डिग्री सैल्सीਅस हो गया। असीं इसनूं फिर तो कैलविन दे विच कन्वर्ट करांगे। ते इत्थे तुहाडा रेट की है डबल हो रहा मीनस पहला तुहाडा K1 सी, हुण तुहाडा की होएगा 2K1 मीनस डबल हो गया पहला दे नालों। हुण देखो आर्हीनियस इक्वेशन तुहाडा फॉर्मूला की है, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये असीं आर्हीनियस इक्वेशनस तो हुणी रिलेशन कढ के आए हैं, रेट कांस्टेंट ते टैंपरेचर दा आपस दे विच रिलेशन। देखो इस दे अकॉर्डिंग सानू K2 दिता है, K1 दिता है, EA असीं कैलकुलेट करना है, R भी सानू गिवन है, T2 ते T1 टैंपरेचर भी गिवन है। सारियां वैल्यूज असीं इस दे अंदर पुट करांगे। देखो जदों असीं पुट कर रहे हैं लॉग K2 है साडा 2K1 ते K1 है साडा K1 ही, ते है साडी EA अपॉन 2.303, R है साडी 8.314, T2 है साडा 310, T1 है साडा 300 इंटू 310। देखो जो वैल्यूज सानू न्यूमेरिकल दे विच गिवन ने उन्हां सारियां वैल्यूज नू असीं न्यूमेरिकल फॉर्मूले दे विच पुट कीता है। 2K1 ते सारा कुछ असीं पुट कीता तो K1 दे नाल K1 कैंसल हो जाएगा, इत्थे बचेगा log 2 दी वैल्यू हुंदी है बच्चों 0.3010। तो इत्थे मैं सीधी ही वैल्यू लिख रही हाँ 3010। तो इस तरीके दे नाल असीं इत्थे जो टर्म इस साइड बची है उसनू एज इट इज लिख लवांगे। 310 दे विचों 300 माइनस करांगे 10 अपॉन 300 इंटू 310। हुण असीं की करांगे कि जो साडा E है उसनू इस साइड ले आवांगे ते इस सारी टर्म नू इस साइड ले जावांगे। मीनस EA असीं कैलकुलेट करना है, उसनू एक साइड रखांगे, बाकी सारी टर्म्स असीं दूसरी साइड ले आवांगे। तो देखो जदों मैं EA उसे साइड ही रखिया तो जो नीचे टर्म्स हैं ये ऊपर आ जाएंगियां। मीन्स 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 तो इत्थे तुहाडा है 300 इंटू 310। ये भी नीचे है तो ये भी इस साइड ऊपर आ जाएगा 300 इंटू 310 डिवाइड बाय, तो इधर तुहाडा ऊपर की है 10 तो इधर नीचे की आएगा ओनली 10। तो ये सारी कैलकुलेशन नू तुसीं सॉल्व कर लेना है, 0 दे नाल 0 कैंसल हो जाएगी। तो इन्हां सब नू जदों तुसीं मल्टीप्लाई करोगे तुहाडा आंसर आएगा कैलकुलेशन करने तो बाद आंसर आ रहा है 53,598.6 जाउल पर मोल। मीनस तुहानू सिर्फ देखो रिएक्शन दे विच तुहानू न्यूमेरिकल दे विच सब तो पहला समझना कि तुहानू गिवन की है तो उस तो बाद गिवन दे विचों तुसीं न्यूमेरिकल दे विच पुट करना है तो इत्थों तुसीं एक्टिवेशन एनर्जी नू कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह के न्यूमेरिकल तुहानू एग्जाम्स दे विच आउणगे जिन्हां दे विच तुसीं एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो तुसीं देखो इस न्यूमेरिकल नू पढ़ के कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सानू रेट कॉन्स्टेंट नहीं दिता है, रेट कॉन्स्टेंट सानू नहीं दिता तो इट मीनस दस्सिया कि वो डबल हो रहा 10 डिग्री राइज के नाल। तो देखो बच्चों अज असीं पढ़िया है टैंपरेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन जो नैक्सट टॉपिक है इफैक्ट ऑफ कैटालिस्ट एंड कोलिजन थ्योरी ये साडे अज दे एपीसोड दे विच पूरे नहीं हो पाए, असीं इसनूं नैक्सट एपीसोड दे विच कंटिन्यू करांगे। तो अगर तुहानूं अज दे टॉपिक दे विच कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तुसीं साडे WhatsApp नंबर दे उपर कमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टूडे, थैंक यू।